प्रधानमंत्री ने COP26 सम्मेलन में कहा, भारत वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हर साल 12 से 14 जनवरी तक होगा छत्तीसगढ़ लोक कला, साहित्य और युवा महोत्सव। श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है धनतेरस का त्योहार। और हेलमेट के उपयोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जशपुर में निकाली गई हेलमेट रैली। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार में हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। भारत वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। वर्ष 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में से 1 अरब टन की कमी की जाएगी। वर्ष 2030 तक अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों से कार्बन उत्सर्जन में 45% से ज्यादा की कमी लाने का लक्ष्य है। ब्रिटेन के ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट कर देगा और अपनी 50% ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा से करेगा। क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। प्रधानमंत्री ने जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए वर्ल्ड मूवमेंट का प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने कहा कि वन वर्ल्ड विश्व का एक मूल आधार बन सकता है। लाइफ, LIFE, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफस्टाइल का एक मास मूवमेंट बन सकता है। आज आवश्यकता है माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की। ये मूवमेंट एक साथ मिलकर ऐसे लक्ष्य तय कर सकता है जो डाइवर्स एरिया जैसे फिशिंग, एग्रीकल्चर, वेलनेस, डाइटरी चॉइसेस, हाउसिंग, पैकेजिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, क्लोथिंग, फैशन, वाटर मैनेजमेंट और एनर्जी जैसे अनेक सेक्टर्स में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। श्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए इस वित्तीय प्रतिबद्धता पर लगातार नजर रखने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने विकासशील देशों की पैरवी भी की।
छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की तर्ज पर अब स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर हर साल 12 से 14 जनवरी तक 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ लोक कला, साहित्य और युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ी, हल्बी, गोंडी, कुंडोक और सरगुजी लोक साहित्यकारों और पंडवानी, भरथरी, सुआ और पंथी के साथ ही प्राचीन नाचा और गम्मत लोक कलाकारों को भी मंच मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य अलंकरण और राज्योत्सव के समापन समारोह में इसकी घोषणा की। वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ की विभिन्न विभूतियों को उनकी उपलब्धियों और राज्य के विकास में योगदान के लिए राज्य अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। परमात्मा और प्रकृति ने छत्तीसगढ़ को जो वरदान दिए हैं, छत्तीसगढ़ वासी उन्हें सहेजने और उनसे अपना जीवन संवारने में सफल हुए हैं। राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया कि हम अपने संसाधनों का संतुलित और बेहतर उपयोग करते हुए सबसे विकसित राज्यों में शामिल होंगे। इस अवसर पर सुश्री उइके ने राज्य स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्य अलंकरण समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अदम्य साहसिक कार्यों के लिए पुलिस बल के जवानों को भी सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान सहित विभिन्न जिला मुख्यालयों में आयोजित राज्योत्सव का कल समापन हो गया। राज्योत्सव के मौके पर साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित सांस्कृतिक संध्या छत्तीसगढ़ी लोकगीतों और लोक नृत्यों से सराबोर रही। लोक कलाकारों ने परंपरागत लोक संगीत, गीत और नृत्यों से दर्शकों को प्रदेश की विविध संस्कृतियों, त्योहारों और आदिवासी जीवन से परिचित कराया। लोक कलाकारों ने लोक कला की विभिन्न विधाओं पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी। वहीं दिल्ली के ओशियन बैंड और मुंबई के कबीर कैफे ने एक साथ मिलकर कार्यक्रम पेश किए। कबीरधाम जिला मुख्यालय कवर्धा में भी राज्योत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर ने दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। मंच पर छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और परंपराओं पर आधारित अलग-अलग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इधर दुर्ग जिले में भी राज्योत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा राज्य शासन की योजनाओं और विकास से संबंधित स्टॉल लगाए गए, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहे। 5 दिनों तक चलने वाले दीपोत्सव पर्व का आज से शुभारंभ हो गया है। आज धनतेरस के अवसर पर सोना चांदी के आभूषणों सहित बर्तनों और दूसरे सामग्रियों की खरीदारी की जाती है। धनतेरस पर बाजारों में रौनक देखी जा रही है। धनतेरस दीपावली त्योहार का पहला दिन होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन धन, समृद्धि और ऐश्वर्य के देवता कुबेर के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा विधि विधान से की जाती है। धनतेरस के दूसरे दिन नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाएगा, जिसे रूप चौदस भी कहा जाता है। इसके बाद लक्ष्मी पूजा और फिर चौथे दिन गोवर्धन पूजा और आखिरी में भाई दूज का पर्व आता है।
आज देश सहित प्रदेश भर में भी छठा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। धनतेरस के दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा इस बार राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम पोषण के लिए आयुर्वेद रखी गई है। इस कड़ी में आज दुर्ग जिला आयुर्वेद अस्पताल में भी राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर निशुल्क कैंप लगाकर आयुर्वेद से संबंधित परामर्श और निशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। आम लोगों के लिए आयुर्वेद से संबंधित प्रदर्शनी भी लगाई गई है ताकि लोग इस प्रदर्शनी के माध्यम से आयुर्वेद जीवन शैली अपनाने के प्रति जागरूक हो सकें। वरिष्ठ आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर अमित द्विवेदी ने बताया कि पोषण बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में क्या क्या किया जा सकता है, इस संबंध में जिला चिकित्सालय में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। साथ ही पोषण में आयुर्वेद के लिए व्याख्यान का भी आयोजन किया जा रहा है। इस बार 6वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2021 का जो आयुष मंत्रालय ने थीम दिया है वो है पोषण के लिए आयुर्वेद। मतलब पोषण बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में क्या किया जा सकता है। इसके लिए हमारे चिकित्सालय में जो है प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें कौन कौन सी औषधि खाद्य पदार्थ है या कुछ कौन कौन सी जड़ी बूटी है उनका कैसे प्रयोग करना है। और इसके अलावा जो पोषण में आयुर्वेद के लिए हमारे यहाँ व्याख्यान का आयोजन किया गया है, जिसमें डॉक्टर जय साहू मैडम, डॉक्टर नम्रता यादव मैडम और डॉक्टर अमित कुमार द्विवेदी के द्वारा व्याख्यान दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा की थी कि धनतेरस के शुभ दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आयुर्वेद पिछले कुछ वर्षों में भारत के बाहर भी पहुंचा है और लोगों का आयुर्वेद चिकित्सा पर विश्वास बढ़ा है। दीपावली का त्योहार आते ही बाजारों में भी रौनक लौट आई है। खरीदारी करने के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। वहीं जगह जगह पटाखों की दुकानें भी सजी हुई हैं। भिलाई के पावर हाउस स्थित पटाखा दुकान में भी लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार दीपावली की खास बात यह है कि बाजारों में चीनी पटाखों की जगह इंडिया मेड पटाखे उपलब्ध हैं। इनमें फुलझड़ी, चक्री, अनार और कम आवाज वाले पटाखों की बिक्री ज्यादा हो रही है। बाजार समिति और प्रशासन द्वारा पटाखा बाजार में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दुकानदारों ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस बार अच्छे कारोबार की उम्मीद है। और मार्केट थोड़ा सा पिछले 2 वर्षों से इस बार थोड़ा सा अच्छा है। और व्यवस्था के बारे में अगर बात की जाए तो हमारी समिति के द्वारा रेत वगैरह, पानी वगैरह सारी व्यवस्था की गई है। जो भी फायर सुरक्षा है, जो भी सुरक्षा है उनका ध्यान रखते हुए हम लोग दुकान लगाते हैं। और इस बार मार्केट में ऐसी उम्मीद है कि पिछले साल से बहुत अच्छा व्यापार होगा इस बार, जैसा मार्केट को देखते हुए लग रहा है। यहाँ पे मार्केट में अभी काफी व्यवस्था रखी गई है सेफ्टी को देखते हुए, कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए। सैनिटाइजर है, मास्क है और तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की वैरायटी रखी हुई है यहाँ पे। और इस बार ग्राहकों के लिए हमको उम्मीद है कि भाई पिछले साल कोरोना में जो कम धंधा हुआ था, इस साल और अच्छा होगा। और इस बार विभिन्न प्रकार के पटाखे, और सबसे बड़ी बात इस बार इंडियन पटाखे सबसे ज्यादा चल रहे हैं। चाइना के तो आ ही नहीं रहे हैं, सबसे बढ़िया है। और दूसरा ये है कि भाई कोई भी ग्राहक आ रहा है तो सैनिटाइज करके दिया जा रहा है उनको। मास्क नहीं है तो मास्क भी दिया जा रहा है। और तो और सेफ्टी गाइडलाइंस का पूरा फॉलो करा जा रहा है कि भाई रेती से लेके आपका फायर एक्सटिंग्विशर तक के पूरा सब रखा गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बाजारों में लक्ष्मी जी की मूर्तियां और पूजन सामग्रियों के अलावा कई तरह के दिए और सजावटी सामानों का बाजार भी सजा हुआ है। हेलमेट के उपयोग और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जशपुर शहर में जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा हेलमेट रैली निकाली गई। जशपुर विधायक भगत ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारियों ने हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन पर सवार होकर आम लोगों को हेलमेट पहनने और यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया। ये रैली रणजीता स्टेडियम से निकलकर महाराजा चौक, सन्ना रोड, जैन मंदिर तिराहा, बस स्टैंड, पुरानी टोली और बालोद्यान तिराहा होते हुए वापस रणजीता स्टेडियम में समाप्त हुई। इस अवसर पर विधायक विनय भगत ने कहा कि हेलमेट रैली का उद्देश्य आम नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाना है। उन्होंने आम नागरिकों से भी हेलमेट का उपयोग करने की अपील की।
वहीं पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि हेलमेट के उपयोग और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय सहित विभिन्न विकास खंडों में भी हेलमेट जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। आज ये आयोजन किया गया था और आज राज्योत्सव का भी अवसर है। तो इस शुभ अवसर पे लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से और इसको जिला मुख्यालय के अलावा अन्य ब्लॉक मुख्यालय में भी किया जा रहा है और साथ ही ये अभियान सतत चलेगा ताकि लोगों में जागृति आए और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। इस अवसर पर लोगों को हेलमेट के उपयोग के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा 20 हितग्राहियों को निःशुल्क हेलमेट का वितरण भी किया गया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।